हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू साइंस स्पेशल बैच। आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए लाइव फिर अपनी आज से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट है। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं अब इस वीक में 3 दिन आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास लूंगी, है ना। मंडे ट्यूसडे हमने बायोलॉजी पढ़ा। कल क्लास में भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने क्लास में 15-20 मिनट पढ़ा दिया था। माइक मेरा ऑन था, वहां से कुछ ऑब्वियस में कुछ गड़बड़ हुई और साथ में कुछ इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ कल की क्लास में, आई डोंट नो, टेक्निकल इशू था या फिर जो भी था मुझे नहीं पता। लेकिन कल आपकी क्लास में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पढ़ा रही थी, बढ़िया तैयार हो गई थी। इनफैक्ट हाँ, जब आपकी क्लास ऑफ कर दी गई तो उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए, वो मेरा फायदा हो गया। चलो, 1-2 ऐसे ही करंट के टॉपिक पे मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, नीट वाले बच्चों के लिए, तो वहां पे मैंने उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे। तो कल वाली जो क्लास है वो आपकी इसी तरीके से ऑफ हो गई थी। तो बायोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो अपना अभी आधा ही हुआ है, तो वो हम अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका बायोलॉजी का क्लास चलेगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपका केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। ठीक है, सैटरडे कुछ अर्जेंट काम हुआ तो छुट्टी करूंगी, अदरवाइज आपकी क्लास लूंगी ही लूंगी। ओके बच्चा, तो अपनी केमिस्ट्री बायो दोनों साथ चलता रहेगा। 3-3 दिन में बांट लेते हैं। हाँ, थोड़े दिनों में मैं क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगी। ड्यूरेशन यानी कि 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेंगे अपन। ठीक है बच्चा, चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हो जो जनरल साइंस होता है, जिसको हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, उसकी 3 मेजर ब्रांच होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग्स निर्जीव चीजों के बारे में, जो एटम से बनी हुई होती हैं, जो परमाणु से बनी हुई चीजें होती हैं, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप पढ़ भी रहे होंगे फिजिक्स। हम पढ़ाते हैं आपको केमिस्ट्री। तो बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। आप सबने 10th क्लास तक तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं इतना मान के चल रही हूं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 11th और 12th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ी हो तो कुछ पढ़ा हुआ काम आएगा, बहुत सारा आपको नया पढ़ने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपकी एकेडमिक्स वाली केमिस्ट्री होती है ना, वो बच्चा थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपके वनडे एग्जाम वाली केमिस्ट्री थोड़ी रट्टी रटाई टाइप की केमिस्ट्री होती है ना। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी बच्चा, सीजीएल का मेंस मैं ऐसी केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी जैसे बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, हर एग्जाम में काम आएगी। तो बार बार आप लोग नहीं भी पूछोगे तब भी मैं उसी लेवल का पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। सीजीएल मेंस एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, आप यूपी कांस्टेबल दे रहे हो, आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से काम आएगी। टोटल 45 के लमसम लेक्चर होंगे केमिस्ट्री में, 1-1 घंटे की 45 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास होंगी। बायोलॉजी का जस्ट हाफ सिलेबस होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, वैसे तो मैंने देखा है ऑफलाइन वगैरह में तो 15-20 घंटे में टीचर पढ़ा देता है केमिस्ट्री, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की केमिस्ट्री की। देखो बच्चा, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स और एलिमेंट्स पढ़ते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका यूज क्या होता है, एक्वारिक या अम्ल रास बनाने में कौन कौन से एसिड काम में आते हैं। यानी कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स और एलिमेंट्स, रसायन और तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। ये केमिकल सब कुछ केमिस्ट्री में कहां से बना है, तो एलिमेंट्स यानी तत्वों से बना हुआ है। तो सबसे पहला हम यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वो करेंगे आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दूंगी ना, तो इसमें बहुत सारे आपको टर्म्स का मीनिंग समझ में आएगा। और जब ये बहुत सारे टर्म्स का मीनिंग समझ में आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अब मैं चाहती तो आज पीरियोडिक टेबल भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन बच्चा पीरियोडिक टेबल उनको ही समझ में आएगा जिसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी बातें पता हो, के एल एम एन, शेल क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता हो, तब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा पीरियोडिक टेबल पढ़ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और जैसे ही दोनों चैप्टर पढ़ लोगे आपके 30 से 40% केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया नितेश कल की क्लास के लिए, रोहित बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर है, सिलेबस लिखवाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तब चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं और कुछ चीजें नई नई आप सीखने वाले हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से क्लियर है, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
एटम के अंदर क्या क्या कहां पे होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ पर एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज बच्चा कि हम जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग्स किससे बने हुए होते हैं? सेल से, कोशिका से बने हुए होते हैं। ऐसे ही हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में बात करते हैं तो हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, हम निर्जीव चीजों की बात करते हैं, जैसे ये मार्कर, ये पोडियम, मेरी अंगूठी, ये बोर्ड, ये सब। और ये सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ये एटम, परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, व्हाट इज एटम? एटम होता क्या है? एटम क्या है? तो एटम के लिए आप छोटी क्लास से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं ये जो बोर्ड है, इसके इतने से हिस्से में आपको लाखों करोड़ों एटम मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका इतने से नाखून में हजारों लाखों सेल्स होती हैं, ऐसे ही बच्चा ये बोर्ड, ये एसी, ये पंखा, टीवी, ट्यूबलाइट, ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं, परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। और एटम को हम, पहले एटम की क्या डेफिनेशन थी कि ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण जिसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद ये डेफिनेशन भी चेंज हुई जैसे जैसे टाइम आया, वैसे कि बाद में अगर परफेक्ट डेफिनेशन दी गई एटम के लिए तो वो क्या दी गई कि भाई एटम जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता इस ब्रह्मांड में, इंडिविजुअल उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लिखिएगा स्मॉलेस्ट, यहां पे आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी बच्चा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further divided is known as atom, हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लिखिएगा ब्रह्मांड का, वैसे हिंदी में आपको मैं डिटेक्ट कर दूं तो भी आप लिख सकते हो, ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको आगे विभाजित नहीं, यानी कि उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है, किया जा सकता परमाणु कहलाता है। आप पूरा लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो एटम से जितनी भी सारे इस यूनिवर्स में नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब एटम यानी परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु के लिए डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्रह्मांड का वो सबसे छोटा कण जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा है कि इसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को आप एटम, उसी को आप परमाणु कहते हो। और इसी परमाणु से आपके आगे चलकर सारे के सारे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल जो भी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वो सब इसी से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बात यह आती है कि जब आप इसको डायग्राम में बनाते हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग थोड़ा, मैंने कहा ना 2-3 क्लास का टाइम तो सब समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री टफ नहीं है केमिस्ट्री। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगी ना, आपको ऐसे उंगलियों पे चीजें याद हो जाएंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस लेके चलो। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं ना, देखो ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैम ने लिखवाया ना आपको, तो थोड़ा ट्रस्ट करके चलो, 2-3 क्लास में सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे, ठीक है। परमाणु की संरचना होती कैसे है, इसका अगर डायग्राम बनाए हम कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो हम कैसे बनाते हैं। तो बच्चा एटम जो होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अगर आप गूगल से इमेज डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जी, बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में हम कहते हैं कि उसको न्यूक्लियस, जैसे सेल का भी तो न्यूक्लियस था ना, याद होगा ना आपको। एटम के सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और इस एटम के चारों तरफ
इस तरीके से सर्कुलर पाथ होते हैं। सर्कुलर पाथ का मतलब होता है गोल गोल पथ होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि एटम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है और चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल चक्कर होते हैं, गोल गोल सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, तो इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, इनको हम कक्ष कहते हैं। जैसे आप देखो इस इमेज में, ये एटम का न्यूक्लियस है बच्चा। कौन सा? ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है? ये सर्कुलर पाथ है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑर्बिट्स, इनको कक्ष कहते हैं। ऑर्बिट या शेल कहते हैं, आप लिख सकते हो ऑर्बिट या इनको शेल कहते हैं। अब बात ये आती है कि मैम एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है? अरे बाबा, ये हाँ, कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? तो एटम के न्यूक्लियस में रहता है आपके एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें से 2। क्या क्या रहता है इस न्यूक्लियस में? रहते हैं आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसको हिंदी में भी हम प्रोटॉन बोलेंगे, और इसके नाभिक में दूसरा क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर आपके, ये जो बाहर सर्कुलर पाथ बनाए हैं, ये गोल चक्कर बनाए हमने, इनको जिनको हमने कक्ष बोला है, इनमें क्या रहते हैं? इनमें रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम कभी कभी इस ऑर्बिट को ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? इसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर पे इस तरीके से अपने एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो एटम का राउंड राउंड वाला पाथ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का भी नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये छोटी क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बात ये है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, नाभिक, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं उनको क्वार्क कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज क्वार्क? क्वार्क क्या होता है? तो आपको बताना है क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा स्ट्रक्चर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम क्वार्क कहते हैं, उनको हम क्वार्क कहते हैं। और बच्चा आपको याद रखना है कि ये जो क्वार्क होते हैं ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका कॉम्बिनेशन है? अकेला नहीं। देखो एग्जाम में आ जाए व्हाट इज मतलब क्वार्क किसके बने हुए, तो आपको बोलना है कॉम्बिनेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है क्वार्क। और बच्चा जब हम बात करते हैं कि ये जो क्वार्क होते हैं ना, यही किसको बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो क्वार्क्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है, इस जब ये क्वार्क से बनता है तो इस न्यूक्लियस को हम आगे नाम और क्या दे देते हैं? इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी नाम देते हैं। तो आपसे पूछ ले व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, तो आपको लिखना है नीचे नोट डालकर एक पॉइंट। क्या लिखोगे बच्चा? न्यूक्लियॉन्स के बारे में क्या पॉइंट? तो आप लिखोगे न्यूक्लियॉन्स क्वार्क के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसके बने हुए होते हैं? क्वार्क के बने हुए होते हैं। क्वार्क के बने हुए होते हैं। 2 ही क्वेश्चन बने हैं आपके यहां से, इस स्लाइड से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला व्हाट इज क्वार्क, तो आपको बोलना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन जिससे बना हुआ है सबसे छोटे कण से, उसको हम क्वार्क कहते हैं। और जब क्वार्क से बना हुआ न्यूक्लियस है तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी नाम देते हैं। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में न्यूक्लियॉन्स ही लिखना पड़ेगा आपको। तो एग्जाम में आ जाए न्यूक्लियॉन्स में क्या एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है न्यूक्लियॉन्स में आपके
क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात किसने बोली? ये बात एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोली, जिनका नाम क्या है बच्चा? जिनका नाम है जेलमैन। तो लिख दो नीचे एक नोट बनाकर दूसरा पॉइंट कि क्वार्क की डिस्कवरी किसने की है? क्वार्क की डिस्कवरी ये किसने बताया था? जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी। डिस्कवरी जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी बच्चा जेलमैन ने करी। हिंदी में कोई नाम अलग नहीं है। हो गई बात। तो एटम क्या होता है? एटम की स्ट्रक्चर में आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एटम है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने हुए होते हैं? क्वार्क के बने हुए होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले क्वार्क किन से छोटा है, तो आपको बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटा है। और इन्हीं क्वार्क के कॉम्बिनेशन से ही आप बताओगे बच्चा आपका यहां पर पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना हुआ होता है। और क्वार्क से बने हुए न्यूक्लियस को ही इसीलिए हम न्यूक्लियस का एक दूसरा नाम न्यूक्लियॉन्स भी दे देते हैं। और क्वार्क की डिस्कवरी किसने की थी? तो जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। हो गई बात। चल अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चा बात ये आती है कि हमने कहा कि एटम 2 पार्ट से बना हुआ है, न्यूक्लियस और दूसरा ऑर्बिट या जिसको शेल कहते हैं। अब जरा बात करेंगे हम कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो लिखिए बच्चा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, नाभिक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी ये की थी रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया था वो थे रदरफोर्ड। अब बात ये आती है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है बच्चा कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। हिंदी में लिखोगे अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग। हिंदी में क्या लिखोगे? अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग। याद है आपको इसमें क्या किया था? रदरफोर्ड जी ने एक ऐसा एमीटर लगाया था, आगे पढ़ोगे आप, अभी फिलहाल सुन लो। एक ऐसा एमीटर लगाया था जिस एमीटर के अंदर यहाँ कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। यहाँ पे गोल्ड की फॉइल लगाई थी, तो कुछ पार्टिकल से तो ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए और हजारों में से एक पार्टिकल वापस आ गया था। किसकी वजह से? अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लग गया, उसकी वजह से वापस आ गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया था। अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको इतना नहीं जानना है। आपको इतना जानना है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी? तो आप बताओगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इससे की थी। ठीक है बच्चा। अब एक बात बताओ कि ये जो एटम का न्यूक्लियस है इसके बीच में इसमें क्या है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है। हाँ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। मैम क्लास बंद हो गई, रिया कह रही है। नहीं, क्लास तो लाइव है, क्लास लाइव है। फिगर बेस से क्या समझाए? फिगर इसमें क्या है? फिगर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एटम था, एटम का दिखा दिया मैंने। देखिए ना आप, एटम ऐसा है, ऐसा दिखता है। ये देखो, इसमें इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यही चीज मैं बना बना के पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है। फिगर देखने तो एनसीईआरटी और गूगल पे बहुत सारी इमेज है बच्चा। ठीक है। और बाहर क्या रहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए बाहर कहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी कह देते हैं। फिर मैंने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनसे और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको क्वार्क कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी जेलमैन ने की थी। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। कभी कभी डिस्कवरी आ जाती है बच्चा यहाँ से, कौन से एक्सपेरिमेंट से? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है क्या कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स लगता है? ये कुछ मैं बेसिक चीजें आपके क्लियर कर दी जा रही हूँ, सब काम आएंगी आगे आने वाली 5 से 7 क्लास के बीच में। तो लिख लो, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड
प्रोटॉन। कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं बच्चा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब बात ये आता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका साइज किस ऑर्डर का होता है? क्वेश्चन यहां से आता है। ये नोट डाल के सारे पॉइंट लिखने। देखो मैं ये पॉइंट क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आगे चल के ना ये सारी चीजें आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में काम में आने वाली हैं। अब मैं वहां पे आपको ये थोड़ी बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। वहां पे तो मैं सीधा बताऊंगी आपको, ऐसे पढ़ाऊंगी आपको कि इस एटॉमिक नंबर वालों को इतनी वैलेंसी होती है ना। इस एटॉमिक नंबर के आधार पे हमने पीरियोडिक टेबल को ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चा, तो आप जरा सुनिएगा कि हम बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके बीच में कौन से फोर्स लगते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, नाभिकीय बल लगते हैं। और इस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रबल यहां पे बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल ही होता है, जो थोड़ी देर के बाद आपका आ जाएगा। अभी आपको नहीं जानना है। अब आपको जानना है साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का होता है। लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी एटम का ये जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक की त्रिज्या किस ऑर्डर की होती है? तो हिंदी में लिखो, नाभिक की त्रिज्या। कि ये जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो किस ऑर्डर की होती है, कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, ये होता है 10 का पावर -15 मीटर। 10 का पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। और 10 का पावर -15 को आपने पढ़ा होगा, हम और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 1 फर्मी। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 फर्मी भी बोल सकते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, इस तरीके से जो न्यूक्लियस है, इसका साइज किस ऑर्डर का होता है, यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो किस ऑर्डर की होती है, किस क्रम की होती है। तो आपको बताना है वो 10 की पावर -15, ये आगे काम आएगा बच्चा निकालने में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालने में, ऑर्डर की होती है। और 10 की पावर -15 मीटर को आप 1 फर्मी भी तो बोलते हो ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि साइज ऑफ न्यूक्लियस की SI यूनिट क्या होती है, तो आप लिखो SI यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या है उसकी SI यूनिट क्या होगी? तो आपको ऑप्शन में देखना है, वो होगा फर्मी। फर्मी होगा बच्चा। ये लो, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अभी तक क्या पढ़ा है मैंने कहा, देखो अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। मैम ने क्या पढ़ाया? मैंने कहा ये एटम है। एटम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जिन छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क की डिस्कवरी जेलमैन ने की थी। जेलमैन ने बताया था क्वार्क के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है बच्चा कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो इस ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। कौन से? न्यूक्लियर फोर्सेस, नाभिकीय बल होते हैं। और इसका साइज किस ऑर्डर का होता है? तो आपको बताना है 10 की पावर -15 आपका मीटर ऑर्डर की होती है, जिसको आप 1 फर्मी भी कहते हो, 1 फर्मी भी कहते हो। तो अगर इसकी SI यूनिट पूछ ली तो आपको फर्मी करके आना है। अब बात करेंगे कि जो आपका दूसरा, हम बात करेंगे, विजेंद्र कह रहे हैं गुड नाइट। गुड नाइट अभी से कैसे हो गई? तो न्यूक्लियस के बारे में हमने जान लिया। अब ये बताओ दूसरा पार्ट कौन सा होता है एटम का? एटम के दूसरे पार्ट को आप क्या बोलते हो? ऑर्बिट कहते हो, ऑर्बिट कहते हो, कक्ष कहते हो, या कभी कभी आप इसको शेल भी कह देते हो। कक्ष, या आप इसको ऑर्बिट या शेल कहते हो।
और ये शेल क्या होती हैं? तो इस तरीके से आपके किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ये जो गोल रास्ते, गोल पथ बना रहे हो, इन्हीं को आप ऑर्बिट या शेल कहते हो बच्चा। ये क्या है? ये ऑर्बिट या शेल है, कक्ष है। ठीक है, अब जो आगे आने वाली चीजें उनको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अब इन ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसीलिए ये देखो ना, इसीलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी कह देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कक्ष भी इसको कह देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चा, ये जो ऑर्बिट होते हैं ना या शेल होते हैं, इनके नाम होते हैं। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होती है उसका नाम के होता है। ये न्यूक्लियस था, ये नाभिक था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, कौन से फोर्स लगते हैं, इसका साइज किस ऑर्डर का, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए था। तो इस नाभिक के पास वाली जो प्रथम कक्षा है या प्रथम कक्ष है उसको के कहते हैं, फिर एल कहते हैं दूसरे को, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं, फिर ओ कहते हैं। ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब इन सब शेल में है क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो के एल एम एन है, ये क्या है? आपकी ऑर्बिट है, कक्ष है। तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एग्जाम में आता है, जैसे मैं आपको पीरियड टेबल पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं लिखाऊंगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालो। तो अब वहां पे आपको ये चीजें नहीं पढ़ने को मिलेंगी बच्चा, क्योंकि आपको बेसिक यहीं से क्लियर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल लिखो, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में। क्या? तो इसका फॉर्मूला रहता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब एक बार, मुझे पता है आप लोगों को आता भी होगा निकालना। अब मैं आपको बताती हूं, एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछा एक बार कि ये जो n है वो क्या है और ये n स्क्वायर है वो क्या है। मुझे पता है आप में से 95 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। चलो कर दो, आप आंसर कर दो। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है 2n स्क्वायर, उसमें n क्या है, n क्या है और n स्क्वायर क्या है? हाँ जी बताओ, सब समझ में आएगा, तुम लोग चिंता मत करो। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, इससे ज्यादा बेसिक केमिस्ट्री नहीं होता है। मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब पढ़ाऊंगी बच्चा, तब जाके पीरियड टेबल स्टार्ट कर पाऊंगी मैं। हाँ बताओ, एन क्या है, एन क्या है और एन स्क्वायर क्या है? दोनों सेम नहीं है, नहीं बता पा रहे? मैं बताऊं फिर यहां एन क्या है बच्चा? यहां पर n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को, लिख लीजिए, n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को, कक्ष की संख्या को, कि कौन सा कक्ष है यहां पे उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो n स्क्वायर होता है ना, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स को बताता है, ये कक्षकों की संख्या को बताता है, कक्षकों की संख्या को बताता है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, मैम ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या होता है? यही बोलोगे ना आप, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में यानी कि कक्ष और कक्षकों में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं सर्कल और स्फेरिकल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताओगे? चलो वो छोड़ो, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आप इतना समझना, एक होता है 2D मॉडल, 2D मॉडल में इनको ऑर्बिट कहा गया है, और एक होता है 3D मॉडल, और 3D मॉडल में इनको ऑर्बिटल्स कहा गया है। पढ़ा होगा ना, S P D F
इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरना, इस तरीके से आपने भरे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में ये 3, एस में 2 होते हैं, पी में ये 3 होते हैं, फिर डी में ये आपके ऐसे, एफ में, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, ऐसे ये सब आपका आगे आएगा। आपको फिलहाल इतना जानना है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि इन शेल में या इन ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है उसको 2n स्क्वायर बोलते हैं, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को, कक्ष की संख्या को, और जो n स्क्वायर है वो कक्षकों की संख्या को। आपसे पूछ ले 2D में इनको क्या कहा गया है, इनको तो 2D में इनको ऑर्बिट कहा गया है, 3D में इनको ऑर्बिटल्स कहा गया है। बस 2D में कक्ष और 3D में कक्षक कहा गया। आगे सब आ जाएगा, आपको SPDF सब भरना, इलेक्ट्रॉन भरना, सब कुछ सिखाऊंगी मैं, इसी चैप्टर में आ जाएगा। फिलहाल आपको इतनी बात जाननी है। अब बच्चा कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकालते क्या है वो सुनो। K के लिए इस N का वैल्यू, K कौन सी है, देखो ना न्यूक्लियस के बाद पहली कक्ष है, ये पहला ऑर्बिट है, तो K के लिए N का वैल्यू 1 हो जाएगा। K के लिए N का वैल्यू 1, L कौन सा है, दूसरा है, तो L के लिए N का वैल्यू 2 हो जाएगा। M तीसरा है तो M के लिए ये वैल्यू 3 हो जाएगा, N के लिए ये वैल्यू 4 हो जाएगा, O के लिए 5 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रही हूं K प्रथम कक्षा है तो K के लिए 1 हो जाएगा N का वैल्यू, L दूसरी है तो 2 हो जाएगा, M तीसरी है तो 3 हो जाएगा, N चौथी है 5, O पांचवी, P छठी है, H चलता रहेगा। अब आप इस फॉर्मूले में लिख दो, अगर मैं पूछ लूं K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 2 into 1 और 1 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे बच्चा, L में आ सकते हैं मैम, L के लिए 2 into 2 का स्क्वायर। अब आप निकालते जाना, आप बताओगे मुझे K में कितने हैं मैक्सिमम, L में कितने हैं, M में कितने हैं, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है बच्चा। और M के लिए कितना हो जाएगा, ये N का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहां से निकाल लेना। इतनी गणित तो आपको आती होगी, मुझे तो वैसे ही कम आती है ना। N के लिए ये वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3 का ऐसे स्क्वायर कर दोगे। O के लिए कितना हो जाएगा बच्चा, N के लिए 4 हो जाएगा, और फिर आपसे पूछ लेगा कि O के लिए कितनी है, तो O के लिए वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 होगी ना, 4 तो चला गया, 5। ऐसे निकाल के आप इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, ठीक है। K के लिए N का वैल्यू 1 है, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है, तो यहां पे 3 लिख दोगे। N के लिए 4 है तो ये 4 है बच्चा, ठीक है ना, ये 4 है, 4 कर दो, और O के लिए ये 5 है तो ये 5 कर देना यहां। अब आप निकाल लो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने किस किस में आएंगे, फटाक से बताओ। K में कितने आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे, N में कितने आएंगे, O में कितने आ जाएंगे, सब में बता दोगे। हाँ 2 8 18 32 ऐसे निकाल लोगे। हाँ ये नहीं निकालना अभी, 3D मॉडल अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम बताएंगे आगे चल के, आपको बताएंगे, तब आपको भरना सीखना आना चाहिए। फिलहाल बिल्कुल बेसिक, 2 दिन बिल्कुल बेसिक चलने वाला है, निकाल लोगे, ठीक है। N क्या है, पंकज कह रहे हैं N क्या, N इज ऑर्बिट, N स्क्वायर इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कक्ष कक्षक, ठीक है। कक्ष 2D मॉडल में बोलते हैं, कक्षक 3D मॉडल में बोलते हैं। हो गया, चलें अब आगे, सब में निकाल लोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, आप निकाल लोगे, सबके कोई दिक्कत नहीं, 50 आ जाएगा। ऐसे आपसे किसी का भी निकाल ले, ये बात पता लग गई आपको, सबको पता लग गई। चलो, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे जिनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहे थे, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थे। ये बाहर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको 2n स्क्वायर कहते हैं। यहां पे K के लिए N का वैल्यू 1 होता है क्योंकि पहला कक्ष है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3, N के लिए 4, O के लिए 5, और आप इस फॉर्मूले रखोगे तो कक्ष और कक्षकों की संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बता दोगे आप। हो गया मैम, चलो अब बात आता है कि ये जो आपके ऑर्बिट होता है जिसको आप कक्ष कहते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है
उसका साइज ऑफ एटम किस ऑर्डर का होता है। तो अगर आपसे पूछ ले ऑर्डर ऑफ, लिखेगा, नोट डाल के पॉइंट लिखना है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या किस ऑर्डर की होती है, त्रिज्या का क्रम किस ऑर्डर का होता है। इससे पहले अपन ने किसका ऑर्डर देखा था, इसका देखा था, इस न्यूक्लियस का देखा था, न्यूक्लियस का। अब हम देखेंगे इस एटम का, कोई भी एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम है उसके एक एटम का ये साइज देखेंगे। केमिस्ट्री में हम इसी को एटॉमिक रेडियस भी कह देते हैं, केमिस्ट्री में हम इसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी कह देते हैं। बच्चा केमिस्ट्री में एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज एक ही बात होता है, याद रखना। जब मैं आपको आगे चल के पीटी पढ़ाऊंगी ना, तो पीटी में मैं बताऊंगी कि लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए वो एटॉमिक रेडियस क्या होती है और किस साइज की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, हाँ, ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। पंकज आपने बिल्कुल सही लिखा। और 1 एंगस्ट्रॉम को हम किस साइज का लिखते हैं, 10 का पावर -10 मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ ले कि एटॉमिक रेडियस का क्या साइज है, इसको हिंदी में परमाणु त्रिज्या भी लिख लेना। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या पूछ सकता है आपको, किस ऑर्डर की होती है, क्या क्रम की होती है। पहले हमने न्यूक्लियस का ऑर्डर पढ़ा, अब हमने एटम का पढ़ लिया, पूरे एटम का पढ़ लिया। पहले न्यूक्लियस का, सिर्फ नाभिक का, फिर हमने पूरे एटम का पढ़ लिया। तो ये एटम के 2 पार्ट थे, ये एटम का न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के नाम होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने, ओ में कितने, पी में कितना। पूरे एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस किस ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है, इतनी बात आपने समझ ली। चले आगे, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चा 3 बातें, क्या सुनना, नोट डाल के लिखना 3 पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। ये जो परमाणु सिद्धांत है ना, जो इसको मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ये एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई, जॉन डाल्टन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि इस ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स, हिंदी में क्या लिखोगे, ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन से माने गए हैं। तो आप जानते हो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं। तो लिखना, नाभिकीय बल ब्रह्मांड के सबसे प्रबल बल माने गए हैं, सबसे प्रबल बल माने गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन से हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ इन ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स में सबसे दुर्बल, हिंदी में लिखना, सबसे दुर्बल बल किसको माना गया है। कौन से होते हैं बच्चा, सबसे दुर्बल बल किसको मानेंगे हम, बता दीजिए। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, सब जानते हैं ये बात कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सबसे वीकेस्ट फोर्स मानते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल, दुर्बल कमजोर भी लिख सकते हो आप, बल सबसे कमजोर बल होते हैं। ये आपने फिजिक्स में भी ये सब चीजें पढ़ ली होंगी, इतनी आपको बात याद होगी, जो हमने चीज पढ़ाई ना उसका ही सार है ये। हो गया, चलो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आपको एटम के बारे में सारी बातें पता लग गई, एटम क्या होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, के, एल, एम, एन के बारे में पता लग गया।
अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेंगे हम, एक स्टेप आगे लेंगे। आप जानते हैं इस तरीके से केमिस्ट्री में एक पीटी होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होता है, उसमें रखा गया है एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स यानी तत्वों को रखा गया है। अब कैसे क्या रखा गया है वो छोड़ दो, एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। कितने एलिमेंट्स को? तो 118, 118 एलिमेंट को रखा गया है। अब बच्चों 118 आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना है और इनका एटॉमिक मास भी याद करना। एटॉमिक नंबर जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, 20 के तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और आज मैं आपको होमवर्क दूंगी और कल आप याद करके आओगे। एटॉमिक मास को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। 20 याद करने पड़ेंगे बच्चा, 30 याद कर ले तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन 20 तो मैं मान के चलती हूँ आपको याद करना पड़ेगा। आप जानते हैं एक नंबर पे हाइड्रोजन आता है ना। 118 पे क्या आता है? ओजी आता है। चलो समझ में आ गई मेरी बात। इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक मास याद करना है आपको। कितने का? 20 का। अब बच्चा एटॉमिक नंबर मुझे पता है लगभग सबको याद होते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर लगभग सबको याद होगा। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, एल्यूमिनियम 13 पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है। 20 तक तो सबको याद होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ। अगर कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है तो बच्चा 20 तक आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैम कोई हेल्प नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ कुछ मैं पीटी याद करूंगी। चांदी का आपको मुजुबानी याद होना चाहिए, मरक्यूरी की याद होना चाहिए, मरक्यूरी आता है, वो मैं आपको पीटी में याद करवा दूंगी। अभी छोड़ो, अभी आप सिर्फ 20 तक याद करोगे तभी आपको आगे की क्लास पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गए? अब मुझे पता है कि आपको ये 20 तक लगभग 90% बच्चों को याद होगा। कैसे? कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस आता है, 16 पे सल्फर आता है, 17 पे क्लोरीन आता है, 18 पे आर्गन आता है, 19 पे पोटेशियम आता है और 20 पे कैल्शियम आता है। ये क्या है? ये सब है एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स हैं बच्चा, ये तत्व हैं। और हम तत्वों को किससे डिनोट करते हैं? इनके सिंबल से। सिंबल से हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये हाइड्रोजन का H, ये इसका सिंबल है। हीलियम का HE, ये सिंबल है। और ये सिंबल कुछ कुछ आपको अलग लिखेंगे और वो रेलवे में पूछ लेता है। जैसे सोडियम का Na क्यों होता है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सोडियम का Na क्यों होता है, मैम सोडियम का तो SO होना चाहिए था, है ना, हम इसको Na क्यों लिखते हैं? तो यहां पे एक बात याद रखना, ये सिंबल्स हम कहां से लेते हैं? ये हम लैटिन भाषा से लेते हैं। ये जो आपको डिफरेंट से दिख रहे हैं ना, ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट्रियम, इसलिए इसका Na ले लिया। पोटेशियम को मैम PO से लिखना चाहिए, लेकिन पोटेशियम को तो K से लिखते हैं। लैटिन भाषा में पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, तो वहां से इसका K सिंबल ले लिया। तो आपसे पूछ ले, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम का, कि कितना थका हुआ क्वेश्चन है कि सिंबल्स जो हम लेते हैं एलिमेंट्स के, वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो वो लैटिन से। हाँ ना, जो अलग होंगे वो सब मैं आपको याद भी करवा दूंगी। मर्क्यूरी का आ जाता है, सोने का आ जाता है, सोडियम का, इनका मैं याद मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी। आगे से अभी के लिए आपका क्या काम है? इनके एटॉमिक नंबर याद करना और एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे 20 तक, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एटॉमिक मास याद करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कैसे एटॉमिक मास याद करते हैं। स्टैंडर्ड नहीं है, हमें टीचर ने याद करवाया, हम आपको याद करवा दे रहे हैं। ये सिर्फ 5 पे अप्लाई नहीं करेगा, बाकी सब पे अप्लाई करेगा। सुनो बच्चा, जब हम किसकी बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं। मैम एटॉमिक मास याद नहीं होता है, 20 तक याद करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं फॉर्मूला में काम आ जाता है। हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान। ये कैसे याद करोगे आप? कितने का?
मैम 20 एलिमेंट्स का याद करना है, 20 तत्वों का याद करना है, तो कैसे याद करोगे? याद नहीं हो रहा है, 5 को छोड़ देना, 5 का रट्टा लगा लेना, बाकी आप याद कर लेना। कैसे? अगर आप किसी इवन नंबर के एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो, इवन का मतलब होता है सम संख्या वाला, 2 4 6 8 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है, तो आपको क्या करना है? आपको बच्चा, ये मैं बता दूं, कोई किताबों में नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बस टीचर ने हमें याद करवाया था, मैं आपको याद करवा दूं। तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है इवन संख्या का, तो उसको आपको क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है उसके एटॉमिक नंबर को। 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 से गुणा कर देना है उसके एटॉमिक नंबर को। परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर दो। परमाणु संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 2 है ना, और लिथियम की 3 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सम संख्या में एटॉमिक मास निकालोगे तो 2 का गुणा मतलब जस्ट डबल कर दिया। अब अगर आप ओड नंबर का निकालना चाह रहे हो, विषम संख्या का, तो विषम संख्या का निकालने के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर तो आपने कर दिया, प्लस 1 जोड़ देना। 2 इंटू एटॉमिक नंबर आपने कर दिया, और साथ में आपको क्या कर देना है? +1 कर देना है, 1 जोड़ देना है, दुगुना करके 1 जोड़ देना है एटॉमिक नंबर में। सम संख्या हुआ तो जस्ट दुगुना एटॉमिक मास हो जाएगा, विषम संख्या हुआ तो दोगुना करके +1 कर देना 1। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? 5 एलिमेंट पे, 5 तत्वों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जिनके आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे नहीं है एप्लीकेबल, बेरिलियम पे नहीं है, नाइट्रोजन पे नहीं है, क्लोरीन पे नहीं है, आर्गन पे नहीं है। इनके आपको याद करने पड़ेंगे, इनके आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैम थोड़ा निकाल के बताओ, चलो बाद में बात करेंगे। इन 5 को छोड़ देना, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये तो मैं आपको बाद में याद करवा दूंगी, कोई बात नहीं है। अब सुनो, जैसे ये पहले 20 एलिमेंट है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, 4 5 6 7। अब हमें क्या याद नहीं होते? हमें एटॉमिक मास याद नहीं होते। ये तो आप कह रहे हो ना कि हमें एटॉमिक मास याद नहीं होते। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम? अगर कोई सम संख्या है तो उसका दुगुना कर देंगे, अगर कोई विषम संख्या है तो दुगुना करके 1 जोड़ देंगे उसके एटॉमिक मास में। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है। अदरवाइज हर एक केस में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। याद रखना, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है बच्चा। इस हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को हमने वहां पे एक्सेप्शन में लिखा था। अब बाकी सबके निकाल लो फटाक से। हीलियम का निकालोगे 2 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? हीलियम 2 क्या है? सम संख्या। सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं? दुगुना कर देते हैं। सम संख्या होते हुए हम क्या कर देते हैं? दुगुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब ये बताओ लिथियम का कितना हो जाएगा? लिथियम 3 नंबर पे आता है। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो कैसे निकालोगे? विषम संख्या में हम दुगुना करके एटॉमिक नंबर का +1 कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। इसका कितना? 8 हो जाएगा। बोरॉन का 5 दूनी 10, तो 11 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसे निकालना सीख लोगे ना। कार्बन 6 है, 6 का दुगुना 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, छोड़ देना है। ठीक है, नाइट्रोजन का वैसे 14 होता है, अभी हम समझ लेंगे। इसको छोड़ देना, एक बार स्टार कर देना, इसको खाली छोड़ देना। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है, दुगुना 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 है, तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। नियोन का 10 का 20 हो जाएगा। 10 सम संख्या है ना। सोडियम का 11 है। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 1 क्या हो जाएगा? 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम क्या? 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा ना। सिलिकॉन का 14 है तो 28 हो जाएगा। फास्फोरस का 15 है। फास्फोरस का कितना है बच्चा? 15 है, तो 15 का 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है। सल्फर का 16 दूनी 32 है, 1 33 हो जाएगा। क्लोरीन का छोड़ देना है, पॉइंट में होता है इसका। अब आर्गन का भी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि छोड़ देना, इन दोनों के तो मैं याद करवाऊंगी आपको। ठीक है ना। पोटेशियम 19 है
और 19 दूनी 38 और एक 39 हो जाएगा, इसको भी छोड़ देना है अभी। कैल्शियम का 20 है तो 40 हो जाएगा, ये लो। हाँ, सबका निकाल सकते हो। राजा क्या समझ में नहीं आ रहा? कितना आसान तो राजा मैंने बता दिया आपको। राजा कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इससे ज्यादा क्या समझाएगा कोई राजा? कितना आसान समझा दिया आपको। पहले मैंने लिखा कि आपको 20, देखो एक बार फिर से सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगी। मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व होते हैं। 118 आपको याद नहीं करने, मुझे भी नहीं याद है, मुझे 80-90 याद है ना। लेकिन 20 आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिक केमिस्ट्री है, इसके बिना केमिस्ट्री समझ में नहीं आ सकती आगे, है ना। अब क्या आपको 20 के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों याद करने हैं। एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलेंगे, एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर तो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे बच्चा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद करने पड़ेंगे आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक मास कैसे निकालने हैं? तो एटॉमिक मास निकालने का वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमें हमारे टीचर ने याद करवाया था, तो आप भी लिख सकते हो कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान, अगर कोई सम संख्या वाला एटॉमिक नंबर है, कोई एटम है, तो उसका हम एटॉमिक मास निकालने के लिए उसके एटॉमिक नंबर को 2 से गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर 2 वाला है तो 4 हो जाएगा, 4 वाले का 8 हो जाएगा, 6 वाले का 12 हो जाएगा, 8 वाले का 16 हो जाएगा, 10 वाले का 20 हो जाएगा, 20 वाले का 40 हो जाएगा, 14 वाले का 28 हो जाएगा। भाई राजा इसमें क्या बता सकती है आपको और, है ना। 16 वाले का 32 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या बता सकती। अगर आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो विषम संख्या का, यानी कि किसी ओड नंबर का, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देना है। यानी कि दुगुना करके एटॉमिक नंबर का 1 जोड़ देना है। जैसे आप बताओ, 3 दूनी 6 प्लस 7 हो जाएगा, इसका 1 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 जोड़ दोगे 11 हो जाएगा। नाइट्रोजन को आपको छोड़ देना है। फ्लोरीन का 9 दूनी 18, तो 1 19 हो जाएगा। ऐसे करके बच्चा आप ये निकाल लोगे। ये एप्लीकेबल किस में नहीं होगा? 5 एलिमेंट में। कौन कौन से में? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट है। हाँ, सल्फर का 32 तो लिखा है मैंने, सल्फर का 32 है बेटा कुंदन, ठीक है। इकलौता ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बराबर होता है। तो एक इसका एटॉमिक नंबर और एक ही एटॉमिक मास है। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चा बेरिलियम का। बेरिलियम का यहाँ पे 9 होगा। ये दूसरा आपको बेरिलियम पे अप्लाई नहीं करना है ये रूल। और तीसरा आपको नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का 14 होता है, याद करना पड़ेगा। चौथा क्लोरीन, क्लोरीन का पॉइंट में होता है कितना? 35.5 होता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। और 5वां आर्गन, आर्गन का भी हम यहां पर नहीं लिखेंगे, आर्गन का भी हम याद करेंगे बच्चा, ठीक है, कि आर्गन का 40 होता है। ओके, तो किस किस पे अप्लाई नहीं हुआ ये? बेरिलियम पे जिसका 9 होता है, और उसके बाद नाइट्रोजन पे, क्लोरीन पे। हाइड्रोजन तो आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। और इसको ऐसे याद कर लो कि आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है, इसलिए आपको आगे आइसो बार पढ़ाएंगे हम, है ना। हो गया। तो ये काम आपका आज का होमवर्क है कि ये आपके 20 एलिमेंट हैं, देख लीजिए आप 20 हैं। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1, बराबर है दोनों। 2 था, 2 को गुणा 4 कर दिया। लिथियम का 3 था, तो 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। बेरिलियम एक्सेप्शन आता है, वैसे बेरिलियम का इस फॉर्मूले के हिसाब से 8 होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है तो मैंने स्टार कर दिया। बोरोन का 5 दूनी 10, तो 11 हो गया। ये देखो ना, 11 हो गया, विषम संख्या है। कार्बन का 6 दूनी 12 हो जाएगा, सम संख्या है। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, नाइट्रोजन भी यहाँ पे एक्सेप्शन में आएगा, ये याद करना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 दूनी 18, तो 1 जोड़ देना, विषम संख्या है। नियोन सम संख्या है तो डबल हो जाएगा। सोडियम विषम संख्या है तो डबल करके 1 जोड़ देना है। मैग्नीशियम सम संख्या है तो
डबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम विषम है तो डबल होके एक जुड़ जाएगा। सिलिकॉन सम है तो डबल हो जाएगा। फॉस्फोरस विषम है तो डबल होके एक जुड़ जाएगा। सल्फर सम है तो डबल हो जाएगा। क्लोरीन का पॉइंट में होता है 17 दूनी 34 होते हैं, फिर डेढ़ और जोड़ना होता है, तो आपको 0.5 भी याद करना पड़ेगा इसमें। तो क्लोरीन एक्सेप्शन हो गया, याद कर लोगे। ठीक है। आर्गन और कैल्शियम का दोनों का 40-40 होता है, ऐसे याद कर लो। आर्गन और कैल्शियम का 40-40 होता है। पोटेशियम 19 पे आता है तो 19 दूनी 38, विषम संख्या एक जोड़ोगे तो 39 हो गया। ये लो, ये स्टार आपको बेरिलियम वाला जैसे 9 है, ये याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एक याद करना पड़ेगा बच्चा, इसमें कोई वो नहीं है। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 14 होता है एटॉमिक मास, आपको याद करना पड़ेगा। और एक क्लोरीन का याद कर लेना, 35.5 लेते हैं इसको न्यूमेरिकल्स में। और आर्गन और कैल्शियम का तो 40-40 होता है। ये 5 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये याद करने ही करने पड़ेंगे। ओके, हाँ। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का 20 होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर तो 40 हो जाएगा पंकज। ठीक है। एटॉमिक मास पॉइंट आया तो ऑप्शन में क्या करेंगे? एटॉमिक मास कैसा आया? तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, कल मैंने बता तो दिया आपको, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने तो पढ़ाया था 15-20 मिनट। हाँ जी अंकित, बिल्कुल एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं। तुषार देश पांडे, अनथिया मैम आप, तुषार देश पांडे क्या कहना चाह रहे हो आप? तुषार देश पांडे अजंथिया, पता नहीं यार क्या कह रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। अगर ये रिवीजन समझ में आ गया तो समझना आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है। गांठ वाला क्वेश्चन क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कुंदन आप क्या कह रहे हो? गांठ वाला क्वेश्चन सुनो। मैम ने आज क्या चैप्टर स्टार्ट किया? बोर्ड वोर्ड सब भूल जाओ। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर, एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे केमिस्ट्री में हमें आगे एटम की स्ट्रक्चर काम में आएगी। एटम क्या होता है? तो एटम की डेफिनेशन को सबसे पहले क्या दिया गया कि एटम ब्रह्मांड का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसको विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि इस बात को बाद में मॉडिफाई करके कह दिया कि एटम एक ऐसा ब्रह्मांड का पार्टिकल है जो इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्ट शो नहीं करता है। खैर वो सब छोड़ो आप। ठीक है। एटम के 2 पार्ट होते हैं। एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोल गोल चक्कर होते हैं, जिनको सर्कुलर पाथ कहते हैं इंग्लिश में, उनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो और ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वार्क से बने होते हैं, जिनको हम जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, क्वार्क की। क्वार्क के बेस पे न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट या शेल में होते हैं तो हम इन ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर में जो आपका एटम का सेंटर में न्यूक्लियस है, नाभिक है, उस नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसके बीच में इस ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रखते हैं, सबसे प्रबल आपके बल लगते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे दुर्बल बल हम किसको कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं उनको मानते हैं। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे हम कि ये जो किसी भी एटम के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इनके नाम होते हैं। सबसे पहला होता है जो न्यूक्लियस के पास, उसको के बोलते हैं, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, ऐसे चलता रहता है। अब इस के एल एम एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं, एन में कितने हैं, ओ में कितने हैं, पी में कितने हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में n बोलता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, कक्ष की संख्या को। n स्क्वायर किसको बोलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। 2D मॉडल में n को ऑर्बिट कक्ष कहते हैं, 3D मॉडल में n स्क्वायर को ऑर्बिटल कक्ष कह देते हैं, एसपीडीएफ जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं।
पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया कि इस फॉर्मूले को रख के आप KLMNOP में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लोगे, जहां पर K के लिए N का वैल्यू 1 है, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है, N के लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है, निकाल लोगे। ठीक है, निकाल लोगे, बहुत सिंपल है, निकाल लोगे। उसके बाद मैंने बताया कि केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के 1 से 20 तक के एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर याद करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सबको याद होता है, लगभग आप में से 99% बच्चों को याद होगा, क्योंकि हम 7वीं 8वीं क्लास में ही ये याद करना शुरू कर देते हैं। एटॉमिक मास नहीं याद होता है, तो एटॉमिक मास याद करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे टीचर ने बनाया था, मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक मास कैसे निकालते हो, अगर कोई सम संख्या वाला है तो उसको हम उसके एटॉमिक नंबर का दुगुना कर देते हैं, तो वो उसका एटॉमिक मास मान लेते हैं। जैसे 10 पे नियोन आता है, तो 10 एक सम संख्या है, तो उसका एटॉमिक मास दुगुना 20 हो जाएगा, है ना, ऐसा हम मानते हैं। अगर कोई विषम संख्या है तो बच्चा हम उसके एटॉमिक नंबर को दुगुना करके उसमें एक प्लस कर देते हैं, है ना, प्लस कर देते हैं, तो वो निकल जाता है। ये 5 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 5 पे एप्लीकेबल कौन कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोजन पे नहीं होगा, नाइट्रोजन पे नहीं होगा, वॉइस आ रही है बिल्कुल, हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बेरिलियम पे नहीं होगा। हाइड्रोजन पे इसलिए नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों एक ही होता है। बेरिलियम पे नहीं होगा, उसके बाद नाइट्रोजन पे नहीं होगा, उसके बाद आर्गन का याद रखना पड़ेगा आपको। आर्गन कैल्शियम का पैसे याद कर सकते हो कि आर्गन और कैल्शियम का 40-40 होता है, और क्लोरीन का पॉइंट में होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा 35.5 होता है। तो ये आपकी आज की क्लास का ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है कि आप 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट को